रतनपुर गांव में रहने वाली गुंजन एक अनाथ और बहुत ही गरीब लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी जर्जर झोपड़ी में रहा करती और दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती। धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगता है और ठंडी हवाओं के चलने से सर्दियाँ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे सर्दियाँ तो बढ़ती जा रही है। ऐसे में सर्दियों से बचने के लिए मुझे लकड़ी का इंतजाम करना होगा। तभी गुंजन अपने पास में रखी एक पतली सी फटी चादर को ओढ़ कर सो जाती है। अगली सुबह वो गांव में लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन मैदानी इलाके में होने के कारण रतनपुर गांव के आसपास कोई जंगल नहीं था, जिसके कारण गुंजन को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। तभी उसकी नजर आसपास के पेड़ों पर जाती है और पेड़ों की टहनियों को तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करती है। तभी वहाँ से पानी लेकर जा रही मालती उसे टोकती है। ए लड़की, ये क्या बच्चों की तरह उछल कूद कर रही है? काकी, मैं इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। रात के समय आग जलाने के काम आएगी। अरे हाँ, तो लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? अरे इतना ऊंचा पेड़ है, कितना भी उछल लेगी तो तू लकड़ियों को तोड़ नहीं पाएगी। काकी, मुझ गरीब के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते, तो लकड़ियाँ खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? अरे रे, तुझे तो जरा सलाह क्या दे दी? तू तो मुझसे ही पैसे मांगने बैठी। तू गरीब है तो मैं कोई सेठानी नहीं हूँ। मैं भी इस गांव की रहने वाली गरीब ही हूँ। मालती की बात सुनकर गुंजन फिर से उछलती है, लेकिन जमीन पर आते ही उसका पैर मुड़ता है और वो गिरने से बचने के लिए मालती का हाथ पकड़ती है, लेकिन अपने साथ साथ वो मालती को लेकर जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे मालती का पानी का मटका भी गिरता है और दोनों गीली हो जाती हैं। जैसे तैसे दोनों खड़ी होती हैं। आए हाय, सत्यानाश हो तेरा। ठंड में मुझे गीला कर दिया, ऊपर से मेरे मटकों को तोड़कर भी नुकसान किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया काकी, वो मैं गलती से गिरी और गीली हो गई और आपको भी गिरा दिया। अरे तो क्या मेरी गलती के कारण हुआ है? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं यहाँ रुक गई। चल हट, अनाथ कहीं की। मालती गुंजन को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। जमीन पर गिरने के कारण गुंजन के हाथ और पाँव में खरोंच आ जाती है। बेचारी आंखों में आंसू लिए खेत में काम करने चली जाती है और वहाँ काम करने लगती है। रात के समय वो थकी हारी ठिठुरती हुई घर आती है और अपने हाथ पैर की चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। रात होने के कारण ठंड बहुत बढ़ जाती है। आज मुझे कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर ठंड से राहत तो मिलती। पता नहीं कब तक इस ठंड में मुझे ऐसे ही ठिठुरना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं तेज हो रही थी, जिसके कारण गुंजन कांपने लगती है। कुछ देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा। गुंजन जाकर दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक बुढ़िया ठंड में ठिठुरती हुई उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात गए बिना कंबल चादर के ठंड में घूम क्यों रही हो? बेटी, मैं दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी मदद कर दो बेटी। आज रात के लिए मुझे अपने घर ठहरने की जगह दे दो। सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठंड से बिना कंबल चादर के कांपती हुई बुढ़िया को देखकर गुंजन को उस पर दया आ जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है, पता नहीं कैसे होंगे इनके घर वाले जो इन्हें इतनी सर्द रात में अकेले बाहर जाने दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गुंजन उस बुढ़िया को घर के अंदर लेकर आती है। वो बुढ़िया इसके बाद गुंजन का पतला सा चादर जैसा कंबल ओढ़कर सो जाती है। कुछ ही देर में गुंजन को भी नींद आ जाती है। सुबह पक्षियों के चहचहाने से गुंजन की नींद खुलती है, तो गुंजन उस बुढ़िया को उठाने के लिए उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कंबल तो था लेकिन बुढ़िया नहीं थी। अरे, वो अम्मा कहाँ गई और ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकती है? कहीं वो चली तो नहीं गई?
मैंने तो उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना? वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। अगर मैं अनाथ नहीं होती तो मेरे उठते ही कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाता। गुंजन ने इतना कहा था कि तभी जिस कंबल को उसने हाथ में पकड़ा था, उस कंबल से एक हल्की सी चमक निकलती। के लिए दिया था, जिसे वो अपने हाथ में लेकर कहती है, कहीं ये कोई जादुई कंबल तो नहीं? लेकिन आज से पहले तो इस कंबल ने ऐसा चमत्कार नहीं किया। हो सकता है वो बुढ़िया जादुई थी और जब उसने इस कंबल को ओढ़ा तो ये भी जादुई हो गया। गुंजन समझ जाती है कि उस बुढ़िया के जरिए ये जादुई कंबल उसके पास आया, जिसके बाद वो उस जादुई कंबल से अपनी जरूरत की चीजों को प्रकट करती है, जैसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के घर में बदल देती है और घर में सारी सुख सुविधाएं भी ले आती है। लेकिन रातों रात गुंजन के हालातों को बदलता देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे ना जाने कौन सी लॉटरी लग गई है इस रात गरीब लड़की की, जो इतना बढ़िया घर हो गया है इसका। अरे सही कह रही हो बहन। अरे इसके जितनी कृपा भगवान का भी हम पर भी कर दे तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। मालती अपने पड़ोसन से बातें कर रही थी कि तभी नशे में झूमता हुआ वहाँ उसका पति मंगलू आ जाता है। ए मालती, तू चिंता क्यों करती है? तुझे मैं ऐसा घर क्या महल बना कर दूंगा, महल। आए हाय, पीकर सड़क पर भटकने वाला तेरा पति तुझे महल बना कर देगा। मालती सुन रही है ना इसकी बातें? इसकी बातों में फंस कर ही तो जिंदगी बर्बाद हो गई बहन मेरी। ना जाने कौन सी घड़ी में इस शराबी से शादी हो गई थी मेरी। मंगलू नशे में झूमता हुआ गिरने लगता है। तभी मालती उसे संभाल लेती है। कौन शराबी? किसने पी शराब? मैंने तो नहीं पी। ए मालती, तू कब से पीने लग गई? हाँ, हे भगवान, जब संभाला नहीं जाता तो इतनी पीते क्यों हो? चलो घर, वरना यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। मालती नशे में धुत अपने पति मंगलू को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं अब घर और सारी सुविधाएं हो जाने के बाद गुंजन को सर्दियों में ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ता। लेकिन एक रोज जब वो शाम को अपनी दुकान से सामान लेकर घर वापस आती है तो देखती है कि मंदिर के बाहर कुछ लोग सर्दियों के कारण ठंड से कांप रहे थे। उस जादुई कंबल के चलते मेरी तो मदद हो गई, लेकिन मुझे इन गरीबों की भी मदद करनी चाहिए ताकि सर्दियों में कम से कम इन लोगों को सर्दी से राहत तो मिल सके। उन गरीब लोगों को ठंड में ठिठुरता देखकर गुंजन उन सबकी मदद करने के बारे में सोचती है और फिर अपने घर जाकर उस जादुई कंबल से बहुत सारे कंबल मांगती है, जिससे वो जादुई कंबल में चमक आती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंबल आ जाते हैं, जिन्हें वो इकट्ठा करके अगले दिन सभी गांव वालों में बांटती है और सभी लोग उसे दुआएं देते हैं। बेटी जीते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हम गरीबों को ठंड में ये कंबल बांटकर नेक काम किया है। हाँ बेटी, इस कंबल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन सभी गांव वालों में कंबल बांट देती है और घर आकर देखती है तो जादुई कंबल वहाँ नहीं था। वो जादुई कंबल को पूरे घर में देखती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो जादुई कंबल कहाँ गया? कहीं वो उस अम्मा की तरह गायब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है सारे कंबल इकट्ठा करने के चलते वो जादुई कंबल भी साधारण कंबल के साथ किसी गांव वाले के पास पहुंच गया। हाय दैया, अब क्या होगा? इधर गुंजन जादुई कंबल के न मिलने से परेशान थी, तो वहीं मालती अपने पियक्कर पति के रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी थी। मैं ये रूखा सूखा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, ये रूखा सूखा नहीं खाओगे तो मत खाओ, क्योंकि भगवान छप्पर फाड़ कर तुम्हारे लिए पकवान नहीं भेजने वाले। मैं तुम्हारा पति हूँ,
तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे पति वाला कोई काम किया है तुमने? अरे कुछ भी खरीद कर नहीं दिया है आज तक। ये देखो, भीख में मिले कंबल को ओढ़कर काम चलाना पड़ रहा है। मन तो करता है तुम्हें 2-4 खींच कर थप्पड़ लगाऊं। मालती के इतना कहते ही कंबल से हल्की चमक आती है और मंगलू को हवा में 2-4 चाटे पड़ते हैं तो उसका सर चकराता है और वो गिर पड़ता है। हाय हाय, ये हवा में थप्पड़ कहाँ से लग गए इन्हें? कहीं मेरे बोलने से तो नहीं? नहीं, मेरी जुबान काली थोड़ी है। अरे कौन पागल है? जाकर खोलती हूँ दरवाजा, पता चले दरवाजा तोड़ दे। उसके इतना बोलते ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। ये देखकर तो मालती के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके बोले पर कैसी चीजें सच हो रही हैं। हे भगवान, कहीं मेरी जुबान सच में तो काली नहीं हो गई? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। मालती के मुंह से निकली बातें जादुई कंबल के कारण सच हो रही थी, लेकिन वो अपनी जुबान को काला समझकर कुछ भी बोलने से बचती है। तो वहीं गुंजन उस जादुई कंबल को गांव के हर एक घर में ढूंढती है। एक रोज मालती उस कंबल को धोकर सुखा देती है और उसकी नजर अपनी पड़ोसन के सूख रही साड़ी पर जाती है। कितनी सुंदर साड़ी ली है कांता ने। अगर मेरा पति पैक करना होता तो इससे अच्छी साड़ियाँ खरीद पाती। हाय दैया, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। इस बार तो मुंह से निकली अच्छी बात भी सच हो गई। यानी सच में कोई तो जादू हुआ है मेरी जुबान पर। मालती इसे अपनी जुबान का कमाल समझकर साड़ी को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। तो ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही गुंजन देख लेती है और वो जादुई कंबल की चमक को देखकर उसे पहचान जाती है और फिर उस कंबल को लेकर घर लौट आती है। अच्छा हुआ ये जादुई कंबल मुझे समय रहते मिल गया, किसी गलत हाथ में नहीं गया, वरना कोई भी इस जादुई कंबल का गलत फायदा उठा सकता था। मेरे ख्याल से इस कंबल को किसी जरूरतमंद के पास होना चाहिए। गुंजन को वो जादुई कंबल वापस मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों की मदद के लिए किया करती। एक रात फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुंजन दरवाजा खोलती है तो बाहर वही बुढ़िया खड़ी हुई थी। अम्मा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। बेटी, क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में ठहरने दोगी? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद की है। दुनिया में लोग बस अपना भला और फायदा सोचते हैं, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप भूखी होंगी, रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। गुंजन उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और फिर बुढ़िया वही जादुई कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जब गुंजन उठती है तो पहले की तरह बुढ़िया गायब होती है, लेकिन इस बार वो जादुई कंबल भी बुढ़िया के साथ गायब हो जाता है। लेकिन गुंजन ये सब सोचकर खुश थी कि आज उसके पास जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था और उसने गांव वालों की मदद भी की थी। भोलू अपनी पत्नी बसंती के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। भोलू और बसंती अपनी खेतों में हरी सब्जियां लगाया करते थे, जिससे कि उनका खर्चा निकल ही जाया करता था। एक रोज देर शाम भोलू खेत से लौट रहा होता है, तभी भोलू को सेठ ध्यानचंद मिलता है। अरे भोलू, क्या हाल है? आजकल तू अपनी सब्जियों की खेती के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ सेठ जी, अब क्या करूं? अब मेहनत नहीं करूंगा तो एक वक्त की रोटी के लिए भी आफत आ जाएगी। आप तो जानते ही हैं। वो मैं तो ये कह रहा था कि इस महीने तूने खेती का पैसा नहीं दिया। देख भोलू, अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझसे खेत लेकर धन्नो को दे दूंगा। वो भी मुझसे तेरे खेत की बात करने आई थी। कौन? वो जग्गू की बीबी? वो क्या करेगी खेत में? अपनी सुंदरता को धन्नो गिराएगी क्या खेत में? उसे अब बता देना, खेती सुंदरता नहीं मेहनत देखती है। अरे भोलू, तेरी बात ठीक है, लेकिन महीने के महीने खेत का पैसा दे दिया कर, तो मैं और किसी से खेत के बारे में बात ही नहीं करूँगा। सेठ जी, कल शाम तक मैं आपको पैसे पहुँचा दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी मैं चलता हूँ, रात के खाने के लिए मुझे राशन भी लाना होगा। अरे हाँ भोलू, कल जब मेरे पैसे देने घर आना तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है।
समझा ना? मैं तुझे और खेत देने की सोच रहा हूँ। सच में तू बहुत मेहनती है। बस सेठ जी, आपका प्यार और आशीर्वाद ही है जो आगे ले जा रहा है। सेठ इतना बोलकर अपनी साइकिल लिए खेत के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में साइकिल से अपने घर जाते हुए खुद से कहता हुआ घर की तरफ जा रहा होता है। कल इसे जैसे भी मैं वो गुफा के पास वाला खेत दे दूंगा। भले ही इसके कम पैसे आए, लेकिन उस खेत को पूरे गांव में अगर कोई ले सकता है तो वो है ये मूर्ख भोलू। सेठ जिस खेत की बात कर रहा होता है, दरअसल उस खेत के पास एक गुफा थी जिसे सब भूतिया गुफा कहा करते थे। और यही वजह है कि कोई भी सेठ की गुफा के पास वाले खेत पर नहीं जाना चाहता था और न ही उसे लेना चाहता था। लेकिन सेठ चाहता था कि वो गुफा के पास वाले खेत को भोलू खरीद ले और उसमें सब्जियां बोए। अरे बसंती, कहाँ हो? लो मैं आ गया। खेत से कुछ हरी सब्जियां तोड़कर लाया हूँ और राशन भी। जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। लाइए दीजिए, मैं खाना बना लूं, वरना खाना बनाने में भी रात हो जाएगी। और हाँ बसंती, कल जो पैसे मैंने तुझे रखने के लिए दिए थे वो मुझे कल सुबह दे देना। खेत में जाने से पहले मैं वो पैसे सेठ जी तक पहुंचा दूंगा, वरना वो भी खर्च हो जाएगा। हाँ, ये तो है। मैं आपको कल सुबह ही खेत में जाने से पहले वो पैसे दे दूंगी। अब तो ठीक है ना? अब अगले रोज सुबह भोलू खेतों के लिए निकलने से पहले अपनी पत्नी बसंती से पैसा लेता हुआ सेठ के पास पहुंचता है और सेठ भी खाना खाने में लगा हुआ था। अरे सेठ जी, अभी तो आप खाना ही खा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं भोलू, खाना तो होता ही रहेगा, लेकिन तेरा काम बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्या काम है सेठ जी मुझसे? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे सेठ जी, अब से मैं पैसे समय पर ही दूंगा। अब तो खुश ना? अरे नहीं नहीं भोलू, तुझसे भला कोई गलती हो सकती है क्या? तुम तो जितने ईमानदार हो उतने ही मेहनती भी। जी सेठ जी, आप खाना खाइए, मैं आपका इंतजार कर लेता हूँ। कुछ समय के बाद ही सेठ खाने के बाद भोलू को अपने पास बुलाता है और भोलू कहता है, अरे मालिक, घर से खा पी कर आया हूँ, आप ये पैसे ले लीजिए, यही आपको देने आया हूँ। अब मैं चलता हूँ सेठ जी, मुझे खेतों में जाने में लेट हो रहा है। अरे भोलू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। बैठो 2 मिनट, चले जाना खेत में। हाँ हाँ सेठ जी, बताइए ना, आपको मुझसे कोई जरूरी काम है क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरी काम तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब तू इतनी मेहनत करता ही है तो थोड़ी सी मेहनत और करके अपनी झोपड़ी को महल बना ले। सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें गुफा के पास वाली खेती दे रहा हूँ, जिसे मैंने काफी समय से किसी को नहीं दिया, और तुम जानते हो उसमें फसल अच्छी होती है। लेकिन सेठ जी, मैंने तो वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे तो गुफा के पास जाने में भी डर लगता है लोगों की बात सुनकर। भोलू, मैं तो एक तुझे ही पूरे गांव में बहादुर समझता था, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। ठीक है सेठ जी, आपको लगता है मैं उस खेत में अच्छी फसल उगा लूंगा तो मैं तैयार हूँ आपके खेत को लेने के लिए, लेकिन मैं उसके कम पैसे दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। तू जितने पैसे देगा मैं खुशी खुशी रख लूंगा, तो मैं समझू ना कि अपनी डील पक्की। बस आप अगले महीने का इंतजार कीजिएगा सेठ जी। हाँ हाँ चल, अब जा, तुझे भी खेत के लिए लेट हो रहा होगा। अब जैसे ही भोलू उस खेत में हल चलवाता है, ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि भोलू ने गुफा के पास वाली भूतिया जमीन को खरीद लिया है। ये सुनकर हर कोई हैरान था। एक रोज भोलू खेत में काम कर रहा था, तभी जग्गू और धन्नू अपने खेत में जा रहे होते हैं और भोलू को देखकर कहते हैं, अरे ओ भाई साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम?
गुफा के पास वाली जमीन को खेती के लिए लिया है क्या आपने? लेकिन वो तो भूतिया चुड़ैल राक्षस तक की है, उमें आप काहे घुस रहे हैं? अरे धन्नो भाभी, कभी डर लगेगा तो आपको बुला लूंगा, आप चिंता क्यों करती हो? अरे ना 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 दैया रे दैया, मैं का मेरा तो साया भी उस गुफा के पास ना जाए। सुना है वो गुफा रहस्य से भरा हुआ है, उसमें खजाना भी है भोलू भैया। अरे सुना तो हमने भी यही है कि उस गुफा में ढेर सारा खजाना है, लेकिन आज तक उस मुई गुफा में जो भी गया है ना, वो वापस लौट कर नहीं आया है। और वैसे भी बांस से तो ढकी हुई गुफा है, वो कौन ही जाएगा उसमें? वैसे खजाने के अलावा कुछ खाने पीने की भी चीज मिलती है क्या? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो उस गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। अरे ना ना, हमको भरी जवानी में विधवा ना ही होना है। धन्नो और जग्गू तो वहाँ से खेत की तरफ चले जाते हैं, लेकिन खाने से जग्गू के मन में लालच आने लगता है और वो अपनी पत्नी को खेत में काम करते छोड़कर गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ओ जी, कहाँ को हो लिए? आपको कितनी बार मना किया है, आप भूत या गुफा की तरफ ना ही देखो, वही अच्छा रहेगा। वरना तो कभी कभी हमको लगता है कि वो गुफा हमको भी बुला रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं जी खाने की लालच में उस गुफा में? अरे उमें राक्षस रहता है, राक्षस। आज तो ये आदमी हमको विधवा करके ही मानेगा। अरे सुनिए तो बहरे भटकी औलाद, इनकी ये खाने की आदत किसी दिन मुझे जरूर मरवा देगी। जग्गू धन्नो की एक भी बात नहीं सुनता और गुफा की तरफ बढ़ता चला जाता है और आखिरकार जग्गू गुफा में प्रवेश कर ही जाता है। अरे सत्यानाश हो इनका, अब तो मैं पक्का विधवा हो जाऊंगी। अरे भोलू भाई साहब, मेरे पति को बचाइए ना, उस मुई गुफा में चले गए। क्या सच में जग्गू उस गुफा में गया है? रुको, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। अब जैसे ही भोलू उस गुफा में जाता है, वो देखता है चारों तरफ सोने चांदी हीरे भरे हुए थे, लेकिन उन पर सांप बैठा हुआ था और जग्गू तो एक आईने में बैठा तरह तरह के पकवान खा रहा था। अरे जग्गू, तुम उस शीशे में कैसे गए? मुझे तुम आसपास दिख क्यों नहीं रहे हो? अरे जग्गू, बाहर तो आओ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाग देवता, मैं तो बस अपने दोस्त को लेने आया हूँ। भोलू ये बोलता है, तभी नाग खजाने से हट जाते हैं, लेकिन जग्गू अभी भी शीशे में ही कैद था। मुझे तो गुफा और इसका रहस्य बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं लालच की वजह से इंसान इसमें कैद तो नहीं हो जाते? और जग्गू को तो बस एक ही चीज का लालच है, और वो है उसका खाना। भोलू कितनी भी कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। कुछ समय बाद भोलू बाहर आ जाता है। अरे भाई साहब, कहाँ हैं जग्गू जी? वो बाहर काहे नहीं आए? कहीं आपके अंदर जाने से पहले उको मोटा काला राक्षस निगल तो नहीं गया? वो लालच की वजह से एक शीशे में कैद हो चुका है। ये गुफा आपकी मनचाही चीजों को पूरा करती है, बदले में ये आपको एक शीशे में कैद कर लेती है। इन गांव वालों को कहीं तुमने तो नहीं बुलाया ना? अरे हमने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया है, ताकि वो जग्गू को इस गुफा से निकाल सके। अब गांव वालों को भोलू सारी बात बताता है। तभी धन्नो के मन में अपनी मेकअप के लिए लालच आने लगता है। अरे हमरे अंदर अपने मेकअप का लालच उभरने लगा है। हम भी इस जादुई शीशे में कैद हो जाऊंगी और लपालप मेकअप करूंगी। वो कहावत है ना कि अपने पति को बचाने के लिए एक पत्नी और यम महाराज भगवान से भी लड़ जात है। आज मैं वो करके दिखाऊंगी। अरे बहुत सारे खजाना लेकर बाहर आऊंगी। उसके बाद मेरे पास भी कोनो चीज की कमी नहीं रहेगी। चल धन्नो, हो जा शुरू। इतना सोचते ही धन्नो भी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है और सब हक्के बक्के धन्नो को देखते रह जाते हैं। अरे धन्नो, कहाँ जा रही हो? अंदर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। अरे धन्नो, मेरी बात सुनो।
अरे बेटा, मेरा तो कोई नहीं है। रुक, मुझे अंदर जाने दे। मुझे किस चीज का लालच आएगा? अब इस उम्र के अंदर मैं उन लोगों को छुड़ा कर लाती हूँ। मुझ पर यकीन रख। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा कोई? इस गुफा में मन में लालच लेकर जाना मतलब मौत को बुलाना दोनों ही बराबर है। अब शांता जैसे ही अंदर जाती है, वो चारों तरफ सोना, चांदी और हीरे देखकर हैरान रह जाती है और शांता के मन में लालच आ जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, चांदी, हीरा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस छोटी सी गुफा में कितना कुछ है। बाहर तो ये बांस से ढकी हुई एक खंडहर की तरह लगती थी, लेकिन अंदर से तो क्या ही कहने। अब शांता की नजर पास रखे आईने पर जाती है, जिसमें जग्गू खाना खा रहा था और धन्नो मेकअप करती हुई नजर आ रही थी। बस अब शांता भी कुछ देर बाद खुद को उन दोनों के बीच पाती है। दरअसल शांता को एक पल के लिए उस शीशे के अंदर अपनी जवान प्रतिमा नजर आई थी, जब वो अपने दिनों में जवान हुआ करती थी। और अपने आप को शीशे के अंदर जवान देखकर शांता के मन में भी लालच उभर आता है, जिस वजह से वो जैसे ही उस शीशे की तरफ देखती है, उसमें कैद हो जाती है और खुद से कहती है, अरे सत्यानाश हो, मेरे मन में भी लालच आ गया और मैं इस शीशे में कैद हो चुकी हूँ। लेकिन अब हमें यहाँ से निकालेगा कौन? अरे यहाँ तो जिंदगी कितनी अच्छी है, जो चाहो सब मिल रहा है। अम्मा बाहर काहे जाना है, लाली लिपस्टिक लगाओ और मौज बनाओ। लेकिन मैं ये सोने चांदी लेकर क्या करूँगी? तुम लोगों को अंदर सोना चांदी और खाना तो मिला, लेकिन मैं तो जवान होने की लालसा से अंदर आई और देखो अंदर तो मैं बूढ़ी ही आई हूँ ना। कैसे मंदबुद्धि पति पत्नी है ये, यहाँ फंस चुके हैं लेकिन तब भी कितनी मौज में है। अब भोलू दोबारा से गुफा में जाता है और नाग देवता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, नाग देवता, मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है, बस आप मेरे गांव वालों को इस शीशे से आजाद कर दो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ, लेकिन ये जो लोग अपने लालच के लिए यहाँ आए हैं, वो तो इस जादुई शीशे में भी बहुत खुश हैं। तुम अपना भी सोचो, मैं तुम्हें यहाँ से खजाना लेकर जाने दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये खजाना, मुझे तो अपने गांव वाले ही चाहिए जो कि गलती से यहाँ चले आए हैं। सच में एक नेक दिल इंसान हो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली पसंद आई। अरे अरे अरे, हम आजाद हो गए इस जादुई शीशे से। चलो चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो जाए। जल्दी निकलो यहाँ से, लगता है गुफा का दरवाजा बंद होने वाला है। अरे जल्दी चलिए, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। उक्का है ना, आप यहाँ न आते और न मैं यहाँ आपको बचाने आती। अच्छा भला खेत में काम कर रही थी। ये बात अलग है कि हमारी थोड़ी ब्यूटी बन गई यहाँ का मेकअप लगाने से। अरे मैं तो